हेलो एवरीवन। आज मैं और रजत सर बहुत दिनों बाद फिर से आए हैं क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हम कुछ सवालों का डिस्कशन कर रहे थे। रजत सर के पास कुछ बच्चों ने सवाल भेजे थे, उन सवालों को हम डिस्कस कर रहे थे। तो उन सवालों को डिस्कशन जब हम कर रहे थे तो हमें लगा कि यार ये जो डिस्कशन किया है ये आपके सामने भी पहुंचना चाहिए। तो हमने कहा क्यों ना हम इसको वापस से कैमरे के सामने वापस से सेम डिस्कशन को इनैक्ट करते हैं। थोड़ा इनैक्ट कर रहे हैं पर हाँ, हम एकदम प्रॉपर कोशिश करेंगे कि वैसे ही डिस्कशन हो जैसा अभी हम कर रहे थे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम सवाल पे उठते हैं और सर से पूछते हैं कि क्या सवाल था और क्या था, किया था और कैसे सर ने किया, क्या होना चाहिए, सारी बातों पे डिस्कशन करते हैं। सर प्लीज। तो क्वेश्चन सर, जैसा कि अपन ने तो डिस्कस कर लिया बट फिर भी बच्चों को बता देता हूँ। एक सर यहाँ पर एक टावर है या कोई मतलब हिल टाइप का है, यहाँ पर एक कैनन इंस्टॉल कर रखी है और वो कैनन जो सेल्स को फायर करती है वो किसी भी डायरेक्शन में कर सकती है, और लेकिन इसकी स्पीड यू फिक्स्ड है बट गिवन नहीं है। ओके, यानी कि उसकी स्पीड नहीं पता है बट और एंगल भी नहीं पता है। स्पीड जो भी है वो कांस्टेंट है, थीटा बदल सकता है। और यहाँ से 45 के डिप्रेशन पर एक एनिमी बैंकर था, तो और यहाँ से ये आपको दूरी भी दे रखी थी √2 मीटर, और अगली इंफॉर्मेशन दे रखी थी जो भी सेल्स फायर किए जाते हैं वो 1 सेकंड के बाद फट जाते हैं। अच्छा, ठीक है। तो उन्होंने ये बोला कि थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए जिससे कि जो भी सेल्स फायर करे ऑब्वियसली वो बंकर के पास जाकर एक्सप्लोड करें या फटे, जिससे कि ऑब्वियसली उनको लॉस पहुंचा सके। ये सवाल एकदम क्लियर है कि यहाँ पर हमें यू पता है, यू फिक्स्ड है, पता नहीं है। थीटा हम बदल सकते हैं। थीटा ऐसा चूज करना है कि 1 सेकंड बाद जब वो फटे सेल तो इसके करीब से करीब फटे। तो क्या करें सर, आपने क्या सोचा, क्या किया? जो सर अपन बार बार बच्चों को भी बोलते हैं कि आपको अगर ज्यादा दिमाग नहीं चल रहा है तो आपको फंडामेंटल क्लियर है तो आप उतना ही सोचिए। हमें पता है कि ये मोशन अंडर ग्रेविटी कर रहा है, प्रोजेक्टाइल मोशन का एक क्वेश्चन है। तो मैंने बोला कि 1 सेकंड के बाद जहां पर भी फट रहा है उस जगह, मान लो वो जगह ये थी, उस जगह की मैंने कोऑर्डिनेट्स निकाले। यू और थीटा अननोन मान, यू और थीटा मैंने अज्यूम कर लिया, यू और थीटा मान लिया, और 1 सेकंड पर मैंने एक्स कोऑर्डिनेट भी लिखा, वाई कोऑर्डिनेट भी लिखा। फिर मैंने इस पॉइंट की बंकर से दूरी निकाली। ये दूरी मैंने मान ली डी है। ठीक है, ये दूरी एक बार आ गई मेरे पास क्योंकि मुझे यू और थीटा के टर्म में आई, यू और थीटा के टर्म में आई। डी हमने यू और थीटा में निकाला और डी को मैंने मिनिमाइज कर दिया। ठीक है, तो हमने डी को मिनिमाइज करने के लिए डिफरेंशिएट करके 0 डाल दिया, उससे हमारा आंसर आ गया। फिर जैसा कि आपसे मैंने पूछा कि सर आप दूसरा कोई मेथड बताइए, तो जो मुझे बताया था वो एक बार बच्चों को भी प्लीज बताइए। तो एकदम सबसे पहली बात सर ने क्या बोली कि आप सामने सवाल आया तो लगा कि यू और थीटा दिया नहीं हुआ है कि क्या होगा, कैसे दूसरी चीजें अननोन है, कैसे करें। और सर ने कहा कि जैसा हम बच्चों को सिखाते हैं, यू जस्ट हैव टू कंट्रोल, जो बेसिक फंडामेंटल आपको आते हैं उनसे सवाल सॉल्व करिए। सर ने जनरल 1 सेकंड बाद उसकी डिस्टेंस निकाल के मिनिमाइज करके आंसर निकाल दिया, एकदम फंडामेंटल तरीके से आंसर निकाला। और हमेशा याद रखना एक बात कि मेथड हमेशा वही बेस्ट होता है जो आपके दिमाग में आए। तो जैसे सर के दिमाग में सवाल आया सामने तो मेथड आया, सर ने करके आंसर निकाल दिया। मुझसे पूछा तो मैंने भी, मेरे दिमाग में जो आया मैं उसको बता रहा हूं। तो मेरा क्या मेथड था मैं देखने की कोशिश करता हूं। तो सर इसको यू किसी भी तरफ फेंका जा सकता है, ये आपने कहा, और इसकी ये डिस्टेंस, यहां से डिस्टेंस भी √2 दे रखी है। तो जब इस पार्टिकल को फेंका जाएगा हमें पता है कि वेक्टर एस की वैल्यू होती है वेक्टर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो अगर ये हमारे पास वेक्टर की इक्वेशन है, ये हमें पास पता है कि डिस्प्लेसमेंट इसका यू की दिशा जो भी होगी वो होगा, और यहां से ऑलरेडी ये इस डिस्टेंस पर तो था। तो जो ये पार्टिकल है ये इसकी आर आई थी, आर आई मतलब इनिशियल पोजीशन, इसको आर आई कह दिया, तो ये आर आई थी। तो हमें इसकी फाइनल पोजीशन अगर हम निकालेंगे तो फाइनल पोजीशन डेफिनेटली आर एफ की वैल्यू जो होगी वो बेसिक फंडामेंटल आर आई प्लस एस के बराबर होगी। ये इतना बताने की जरूरत थी नहीं, वैसे बच्चों को पता ही होना चाहिए कि आर एफ की वैल्यू आर आई प्लस एस है। तो अब इन वेक्टर को जोड़ते हैं। तो इस वेक्टर को हमने लिखा, तो यू की दिशा नहीं पता है तो हमने यू लिखा 1 सेकंड बाद, पर जी की दिशा में पता है 10 नीचे है तो उसकी वैल्यू हमने लिखी -5 j कैप। और आर एफ आर आई की वैल्यू हमें पता है ये वेक्टर है, तो हमने आर एफ को लिखने की कोशिश की। तो वेक्टर फॉर्मूला बनाते हैं, तो हमने क्या बनाया, पहले √2 इधर बनाना है, तो मैंने इधर बनाया 1, इधर बनाया 1, तो ये हो गया हमारे पास आर आई वेक्टर √2 जिसका √2 है, ये हमारा वेक्टर हो गया, एक वेक्टर, और ये वेक्टर मिला के आर आई हो गया। फिर इसमें 5 j कैप, तो 5 j कैप बनाया ये, तो ये डिस्टेंस यहां से यहां तक की डिस्टेंस हो गई 4, 5 - 1 विच इज इक्वल टू 4, ये हो गई 4। अब u और जोड़ना है, तो u किधर है पता नहीं है, 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 हमें u हमें पता नहीं है, तो ऑब्वियसली ये कहां पे आएगा हमें पता नहीं, कहीं भी लैंड कर सकता है, यहां, इससे मिनिमम डिस्टेंस चाहिए। तो इसका मतलब है ये अगर इस सर्कल की बात करें तो ये मिनिमम डिस्टेंस तभी होगी जब इस u इस दिशा में होगा, u इस दिशा में होगा, तो यानी इस दिशा में इसको फेंकना चाहिए। तो इसका एंगल थीटा पूछा था, तो tan थीटा की वैल्यू हो गई, ये डिस्टेंस 4 है, ये 1 है, तो tan थीटा की वैल्यू सीधे सीधे हमारे पास 4 आ गई, एंड दैट इज द आंसर।
यही चीज अपन ने जो फंडामेंटली तरीके से की थी, हालांकि बहुत लेंदी हो गया था कि मिनिमाइज भी करना था, फिर डिफरेंशिएट भी करना पड़ा। आंसर यही आया था, बट वही जो सर ने अभी स्टार्टिंग में बोला था, आपके माइंड में जो फर्स्ट बार में मेथड क्लिक करता है, आप अगर उसमें बिना कुछ गलती किए प्रॉपरली सॉल्व करोगे तो डेफिनेटली आंसर तक पहुंचोगे। और ऑब्वियसली फिर ये सोचना आ गया आपको, तो फिर जिंदगी जिंगा ला 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 ला। हाँ। और भी सब कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। हाँ, तो और भी क्वेश्चन डिस्कस थे। मुद्दा सिर्फ इतना है कि पता नहीं आपको कितना समझ में आया, पर अगर आपको समझ में आएगा तो थोड़ा शायद पसंद आएगा। देखिएगा जरूर कि क्या था, एक बार वापस से इसको समझिएगा ये मेथड क्या था। हाँ सर, और भी हमने 2-3 क्वेश्चन डिस्कस तो भी देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये लिया था, क्वेश्चन क्या था, एक रफ एंड फिक्स्ड इंक्लाइन प्लेन है, उस पर एक ब्लॉक को ए पॉइंट से प्रोजेक्ट कराते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में विद इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 128 जूल। जब ये ब्लॉक ए से बी तक पहुंचता है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी में लॉस 80 जूल हो जाता है एंड मैकेनिकल एनर्जी में लॉस 35 जूल हो जाता है। बोला गया कि अगर मैं इस ब्लॉक को ए पॉइंट पर इतनी ही काइनेटिक एनर्जी दूं और सी पर पहुंचते पहुंचते ये रेस्ट पर आ जाए, देन टोटल वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक फ्रॉम ए टू सी पूछा था। तो वो प्रॉपर्ली तरीके से वही क्या वर्क एनर्जी, तो हम ए से बी लगाई, एक बार ए से सी लगाई, उसमें कुछ सेटिंग्स करनी पड़ी, वैल्यू इधर उधर से करनी पड़ी, तो आंसर तो आ गया। बट आपने जो डिस्कस किया वो भी बताइए। तो जब हमने ये सवाल डिस्कस किया तो मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सोची। मैंने कहा यहाँ जब ए से बी पे पहुंच रहा है तो मैकेनिकल एनर्जी में 35 जूल का लॉस होता है, तो मैकेनिकल एनर्जी में लॉस कौन करेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। यानी यहाँ से यहाँ तक वर्क डन जो आया वो काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन जो आया वो 35 जूल आया। काइनेटिक एनर्जी 80 लॉस हुई है, तो ग्रेविटी का वर्क डन जो आया वो खा रहे हैं दोनों, निगेटिव आया होगा। मैं तो सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। तो 35 जूल खा गया और ये खा गया, ग्रेविटी खा गया 45। अब दोनों जो एनर्जी खा रहे हैं वो डिपेंड तो सिर्फ लेंथ पे कर रही है यार। इसका मतलब है दोनों जो एनर्जी खा रहे हैं अगर लेंथ पे डिपेंड कर रही है, प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, यानी कि इनके वर्क डन का जो रेशियो होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये दोनों ही लेंथ के प्रोपोर्शनल है। तो यहां से यहां तक दोनों ने मिलकर 128 जूल खा गए एनर्जी, उसकी काइनेटिक एनर्जी खत्म कर दी। तो इसका मतलब अभी भी रेशियो 7:9 ही रहने वाला है। तो 7:9 में 128 को बांटेंगे तो ये आ जाएगा 56 और एक आ जाएगा 72, यानी वर्क डन बाय फ्रिक्शन हो जाएगा 56 जूल का नेगेटिव वर्क डन, मैग्नीट्यूड वाइज 56 जूल का नेगेटिव वर्क डन, और ग्रेविटी का वर्क डन 72 जूल का नेगेटिव वर्क डन। तो 56 जूल इज द आंसर। तो सीधे रेशियो प्रोपोर्शन से इस सवाल का आंसर 1 मिनट में आ गया, 56 जूल इज द आंसर। और भी क्वेश्चंस अपन ने लिए थे, वो भी हाँ वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन एक साथ ही हम कुछ बता देंगे इस तरीके से। क्वेश्चन ये था, एक पार्टिकल को किसी भी पॉइंट से ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन कराना था, ये फिक्स था, बट किसी भी पॉइंट से फेंका जा सकता है। और यहाँ पर एक स्फीयर रखा था जिसकी रेडियस आर है, ऑब्वियसली फिक्स्ड है वो स्फीयर। बट क्वेश्चन पूछा था कि कितनी मिनिमम स्पीड से इसको प्रोजेक्ट कराया जाए पार्टिकल को, जिससे कि स्फीयर पर जस्ट ग्रेज करते हुए जाए, इन दो पॉइंट्स जस्ट टच करते हुए जाए। तो अपन ने इस क्वेश्चन में, सर आप इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपने जो बताया था वो बात भी आप बता दीजिए उसके बाद। देखिए, हमेशा जब इस तरह के सवाल आपके सामने आते हैं जिसमें आपको पता ही नहीं है साला फेंका कहां से गया, क्योंकि अगर आप यहां से खेल को स्टार्ट करते तो आपको यही नहीं पता कि कहां से फेंका गया है। जब आपको जगह ही नहीं पता कहां से फेंका गया है तो यू भी अननोन है, थीटा भी अननोन है, और ये डिस्टेंस भी अननोन है, इतने सारे अननोन लेके काम करोगे तो ऑब्वियसली मैथ्स बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो ऐसे जितने भी जीवन में सवाल आए उसमें ऐसी जगह से खेल स्टार्ट करिए जहां से आपको पता है। तो आपको पता ये क्लियर है कि इस एंड से और इस एंड तक गया है, तो यहां से यहां तक का प्रोजेक्टाइल साफ सुथरा दिखाई दे रहा है। ये वाला प्रोजेक्टाइल, कलर चेंज कर देता हूं, यहां से यहां तक का प्रोजेक्टाइल आपको साफ सुथरा दिखाई दे रहा है, ये वाला प्रोजेक्टाइल। तो इस प्रोजेक्टाइल में बात करें तो यहां पे इसकी स्पीड को v मान लिया और इस एंगल को अल्फा मान लिया। फिर सर बताइए क्या करें? उसके बाद सर हमने इसकी रेंज लिखने की कोशिश की, एक बार तो ज्योमेट्री से और एक बार प्रोजेक्टाइल से, फॉर्मूले से। तो मैंने बोला ये एंगल अल्फा है और ये आपकी रेडियस आर है, ये आर है, तो ये एंगल 90 माइनस अल्फा हो गया, तो ये वाले अल्फा हो जाएगा। तो ये दूरी आर साइन अल्फा और ये दूरी भी आर साइन अल्फा। तो ये येलो वाले प्रोजेक्टाइल मोशन की रेंज होगी आपकी 2 आर साइन अल्फा। बट इस रेंज को हम लिख सकते हैं उस तरह से 2 मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर येलो प्रोजेक्टाइल इनटू हॉरिजॉन्टल स्पीड। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा 2v sin अल्फा बाय g इनटू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है आपका v cos अल्फा। तो sin अल्फा से sin अल्फा तो v स्क्वायर इज इक्वल टू gr अपॉन cos अल्फा हमको मिल गया। v स्क्वायर की वैल्यू आ गई gr अपॉन cos अल्फा। अब यहाँ की वेलोसिटी सर को पता चल गई कि यहाँ की वेलोसिटी अननोन में टर्म में, अल्फा अननोन है नहीं पता, लेकिन
अब हम बैकवर्ड जाएं क्योंकि यहाँ की स्पीड निकालनी है, ना थीटा ना एक्स, कुछ जरूरत नहीं है, पर इतना पता है कि यहां से यहां तक उस पे सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी लग रही थी। तो चाहे किसी भी एंगल पे किसी भी जगह से फेंका गया हो, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी ने लॉस इन काइनेटिक एनर्जी सीधे वर्क एनर्जी थ्योरम से हम लिख सकते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम से लिख सकते हैं। सर ने फटाक से इसमें क्या किया, यहां से वर्क एनर्जी थ्योरम के लिए वर्टिकल डिस्टेंस चाहिए थी, सर ने वो डिस्टेंस से बी तक हमने वर्क एनर्जी, तो क्या लगाई सर, क्या लिखा? ए से बी तक वर्क एनर्जी थ्योरम लगाई, तो हमने लिखा ग्रेविटी का पैटर्न जो नेगेटिव हुआ होगा तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, तो हो गया हाफ m इंटू यू स्क्वायर माइनस हाफ m इंटू वी स्क्वायर इज इक्वल टू mgr ब्रैकेट में 1 प्लस cos अल्फा। ठीक है, तो यहाँ से u स्क्वायर की वैल्यू निकाली और v स्क्वायर की वैल्यू मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, तो u स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया gr cos अल्फा प्लस 2gr ब्रैकेट में 1 प्लस cos अल्फा। जैसा कि हमें u को मिनिमाइज करना था और पूरा फंक्शन अल्फा वेरिएबल के साथ आ गया, तो मैंने सोचा इस टर्म को हम डिफरेंशिएट करके जीरो डाल लें और वहां से अल्फा की वैल्यू निकाल लें। तो मैं एक बार कर ही देता हूँ, बच्चों का थोड़ा काम इजी कर देता हूँ। सेक अल्फा का हो गया, सेक अल्फा का हो गया सेक अल्फा tan अल्फा, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम लोग, है ना, माइनस 2 साइन अल्फा इज इक्वल टू 0 डाला। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से cos स्क्वायर अल्फा की वैल्यू हाफ आ गई, तो cos अल्फा की वैल्यू 1/√2 आ गई, तो अल्फा आपका आ गया 45 डिग्री। ऐसा कोई रटना नहीं है कि मतलब इसके लिए नहीं, हाँ 45 डिग्री, हाँ तो 45 डिग्री होता है सर मैक्सिमम रेंज के लिए, तो ये वैल्यू आप 45 डिग्री में मैक्सिमम रेंज, ऐसा नहीं इत्तेफाक से यहाँ आ गया, हमेशा ऐसा हो ऐसा जरूरी नहीं है, हर सवाल अलग होता है, कुछ भी रटना नहीं है। यू की वैल्यू सीधे सीधे सर ने निकाल दी वैल्यू डालकर और ये आंसर आ गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है कि ये ऐसा काम करने से हमारा काम चलता है। इस तरह के बहुत सारे सवाल बनते हैं, जैसे कि एक सवाल मैं आपको और देने की कोशिश करता हूं, जैसे ये भी स्टैंड सवाल है, एंड वी रियली वांट की है तो आसान सवाल उसका आपने किया भी हो, बट आई रियली वांट कि आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। यहाँ पे क्या है कि एक टावर है, एक दूसरी टावर है, इस टावर की हाइट 2h है, इसकी टावर की हाइट h है, गैप d है, सिर्फ इतना दिया हुआ है सर। और यहां से किसी भी पार्टिकल को कहीं से भी फेंको, मुझे पता मिनिमम स्पीड ऐसा फेंको कि इस पॉइंट ए पॉइंट और बी पॉइंट से होता हुआ गुजरे, तो u की मिनिमम वैल्यू बतानी है, कहां से फेंक रहे ये भी नहीं पता है। अच्छा, लेकिन सर इसमें बच्चे कमेंट करेंगे, ऑब्वियसली मैं चाहूंगा कि बच्चे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, जो अपने ने सिखाया उसका एक एप्लीकेशन भी करें। तो बच्चे जो कमेंट करें वो किसकी टर्म में करें, मतलब आपको 2h दिया है, h दिया है और d दिया है, इसी की टर्म में आंसर, और g भी ऑब्वियसली, मतलब वो मोशन ग्रेविटी तो g तो आएगी इसी, तो इनकी टर्म में आपको आंसर देना है। और मैं चाहूंगा कि आप लोग सोचें, सॉल्व करें, और जो भी आपका आंसर आए उसको कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा, जिससे कि हम लोग देख सके कि कितना हद तक आप सोच पाते हो। अगर हमें लगेगा कि कुछ अपना इनपुट देना, आपको कमेंट में हम रिप्लाई भी करेंगे, आपने कैसा सोचा, गलत सोचा तो कैसे आप इंप्रूव करो, वो सारी चीजें हम लोग उसमें आपको सजेस्ट करने की कोशिश करेंगे। एक और सवाल था, एक हेक्सागन दे रखा है, जमीन पे रखा हुआ हेक्सागन है, ये हेक्सागन रखा हुआ है, ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड रखा, फिर से कहीं से भी एक पार्टिकल को फेंको, इस साइड लेंथ हेक्सागन की ए दे रखी है सारी, कि इस पॉइंट से होता हुआ जाए, यानी कुछ इस तरह से यू प्रोजेक्टाइल जाए। तो फिर से यू की मिनिमम वैल्यू हमें बतानी है, किस एंगल फेंका, कहां से फेंका नहीं पता, सेम टाइप का क्वेश्चन है, तीनों सवालों में एक ही जैसे कॉन्सेप्ट, स्टार्टिंग पॉइंट एक ही जैसा है, सब कुछ एकदम नॉर्मल तरीके से करना है, थोड़ा अंदर जाके डिफरेंस हो सकता है, पर स्टार्टिंग खेल एक ही जैसा है, जहां से पता हो वहां से स्टार्ट करना चाहिए। तो इन सवालों को आप ट्राई करिए और कमेंट में हमें करिए, और प्लीज अगर आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो तो हमें प्रोत्साहित भी करिए, और जितने लोगों तक आप पहुंचा सकते हैं हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को, आप उतना पहुंचाने की कोशिश करिए, क्योंकि हम पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा काम करें, पर अच्छा काम तो तभी फायदेमंद है जब वो सब तक पहुंच पाएगा। तो प्लीज दिस माय रिक्वेस्ट, मेक इट रीच एज मेनी एज पीपल एज पॉसिबल। थैंक यू वेरी मच।